एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड ग्रेट, राइट। वेल, अभी तक हमने लैंड रिवेन्यू की 3 क्लासेस की हैं और आज हमारा 4th लेक्चर है, राइट। सो आज हमारा टॉपिक है असेसमेंट ऑफ लैंड रिवेन्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, और बाकी की डिस्कशन जो है वो हम एंड में करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे यही है कि लैंड रिवेन्यू है क्या। हमने पहले पढ़ा है कि लैंड रिवेन्यू क्या है। एक टाइप का टैक्स है जो लैंड ओनर मतलब कि ज़मीन के मालिक को, सरकार को मतलब गवर्नमेंट को देना पड़ता है, स्पेशली तब जब वो ज़मीन, जब वो लैंड यूज़ हो रही हो फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, राइट। अब हमें लैंड रिवेन्यू का मतलब तो पता है, लेकिन आज हमने पढ़नी है असेसमेंट कैसे होती है, असेसमेंट ऑफ लैंड रिवेन्यू। तो असेसमेंट ऑफ लैंड रिवेन्यू के सेक्शंस कौन कौन से हैं जो डील करते हैं इसके साथ, आज हमने वो पढ़ने हैं। तो सेक्शन 48 से लेके 60 तक जो सेक्शन है वो डील करते हैं असेसमेंट ऑफ लैंड रिवेन्यू के साथ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन है हमारा सेक्शन 48। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन टैक्स कौन पे करेगा। तो जनरली सबको ये टैक्स देना होता है अनलेस उनके पास कोई स्पेशल एग्जेम्पशन हो या कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जिससे वो एग्जेम्प्ट हो जाए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में बताया गया है जो लैंड विलेज साइट में आती है, मतलब जहाँ लोग रहते हैं या रहने के लिए बनाई गई है जो जगह, उस पे ये टैक्स नहीं लगता। और इस सेक्शन में विलेज साइट का मतलब वही है जो साइट ऑफ अ विलेज का है सेक्शन 4 में। क्या मतलब है कि सेक्शन 4 में जो साइट ऑफ अ विलेज का मतलब है वही इस सेक्शन में विलेज साइट का मतलब है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि जो लैंड विलेज साइट में आती है, मतलब जहाँ लोग रहते हैं या रहने के लिए बनाई गई है जो जगह, उस पे टैक्स नहीं लगता। और इस सेक्शन में विलेज साइट का मतलब वही है जो साइट ऑफ अ विलेज का है सेक्शन 4 में। एक बार हम सेक्शन 4 को भी देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, अगर लैंड एक विलेज के तौर पर ऑक्यूपाई की गई है और उस पर लैंड रिवेन्यू का असेसमेंट नहीं है तो ये एक्ट उस लैंड पर अप्लाई नहीं होता, ठीक है। क्या बताया गया है कि अगर लैंड एक विलेज के लिए ऑक्यूपाई की गई है और उस पर लैंड रिवेन्यू का असेसमेंट नहीं है तो ये एक्ट उस लैंड पर अप्लाई नहीं होता। लेकिन जैसे विलेज के टैक्सेस का रिकॉर्ड रखना, उनकी रिकवरी करना और इनका एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करना, ये इस एक्ट के अंडर आ सकते हैं, ठीक है। और सेक्शन 4 में ये भी बताया गया है कि रिवेन्यू ऑफिसर ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी लैंड, कौन सी ज़मीन विलेज की साइट की लिमिट्स में आती हैं, मतलब वो ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कौन सी ज़मीन को विलेज की साइट कहा जाएगा। मतलब वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी लैंड को विलेज की साइट कहा जाएगा, ठीक है। और इस सेक्शन में ये भी बताया गया है कि अगर कोई साइट एक म्यूनिसिपैलिटी या नोटिफाइड एरिया के अंदर है तो उसे विलेज की साइट नहीं माना जाएगा अंडर सेक्शन 4, ठीक है। अब हमने विलेज की साइट का मतलब देख लिया है और अब हम मूव करते हैं अपने सेक्शन 48 के सब सेक्शन 1A पर। सब सेक्शन 1A के अकॉर्डिंग अगर किसी के पास 5 स्टैंडर्ड एकड़ या 5 स्टैंडर्ड एकड़ से कम लैंड है तो उन्हें ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी लैंड की डिटेल सही सही एक गवर्नमेंट ऑफिशियल मतलब कि प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को देनी पड़ती हैं, ठीक है। और अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो लैंड उस मेंबर के नाम पे मानी जाएगी जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में ओनर लिखा है, ठीक है। मीन्स अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो लैंड उस मेंबर के नाम पे मानी जाएगी जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में ओनर लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेक्शन 48 सब सेक्शन 1B की। तो सेक्शन 1B बात करता है अगर किसी ने अपनी लैंड के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी तो उन्हें 20 टाइम्स तक का फाइन देना पड़ सकता है, मतलब कि गलत इन्फॉर्मेशन देने पर पेनल्टी, और पेनल्टी कितनी है 20 टाइम्स।
तो अगर किसी ने अपनी लैंड के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी तो उसे 20 टाइम तक की पेनल्टी हो सकती है। नेक्स्ट सब सेक्शन 2 कहता है कि लैंड रेवेन्यू कैश में देना पड़ता है, मतलब जो टैक्स देना है वो कैश में ही पे करना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम असेसमेंट मेथड, रिवेन्यू कैसे असेस होता है, मतलब कि कैसे कैलकुलेट होता है। तो लैंड रिवेन्यू या तो एक फिक्स्ड एनुअल चार्ज होता है जो एक ही बार या इंस्टॉलमेंट्स में दिया जा सकता है, या फिर लैंड के हर एकड़ के हिसाब से कैलकुलेट होता है डिपेंडिंग ऑन कितनी ज़मीन पर खेती हुई थी उस साल, मतलब कि जिस साल का हमने लैंड रिवेन्यू पे करना है। ठीक है, तो लैंड रिवेन्यू या तो एक फिक्स्ड एनुअल चार्ज होता है जो एक ही बार या इंस्टॉलमेंट्स में दिया जा सकता है, या फिर लैंड के हर एकड़ के हिसाब से कैलकुलेट होता है डिपेंडिंग ऑन कितनी ज़मीन पर खेती हुई थी उस साल। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स ये सेक्शन बताता है कि कौन लैंड रिवेन्यू पे करेगा, किसको एग्जम्पशन मिलेगी, और अगर किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी तो उसके लिए क्या पेनल्टी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 48A, बेसिस ऑफ असेसमेंट। ये सेक्शन बात करता है एग्रीकल्चर लैंड और नॉन एग्रीकल्चर लैंड की असेसमेंट की। ठीक है, पहले हम बात करते हैं जनरल असेसमेंट फॉर एग्रीकल्चर लैंड, मतलब लैंड का जो टैक्स है वो यूजुअली एवरेज मनी वैल्यू पर बेस्ड होता है जो उस स्टेट या ग्रुप ऑफ स्टेट्स के नेट एसेट्स, मतलब कि प्रॉफिट्स का होता है। ठीक है, जहाँ पर वो लैंड क्या है, सिचुएटेड है। मतलब गवर्नमेंट लैंड के पोटेंशियल अर्निंग्स को देखकर टैक्स डिसाइड करती हैं। ठीक है, अगर हम नॉन एग्रीकल्चर लैंड की बात करें तो जो लैंड खेती के अलावा किसी और पर्पस जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होती है उसका असेसमेंट होता है एवरेज नेट लेटिंग वैल्यू, मतलब कि एवरेज रेंटल इनकम के हिसाब से, जो स्पेसिफिक कैटेगरी या क्लास के साइट्स के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, अगर रेंटल इनकम निकालना मुश्किल हो तो एवरेज मार्केट वैल्यू का यूज़ करके टैक्स असेस किया जा सकता है, प्रोवाइडेड अगर सेक्शन 59 के अंडर स्पेशल असेसमेंट होता है तो नॉर्मल रूल्स अप्लाई नहीं होते, चाहे असेसमेंट पीरियड फिक्स हो या कोई एरिया अर्बन असेसमेंट सर्कल डिक्लेयर हो या सेक्शन 48B में कोई लिमिट हो। स्पेशल असेसमेंट के केस में अलग तरीके से डिसाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो लैंड रिवेन्यू का असेसमेंट कैसे होता है और स्पेशल केसेस में क्या क्या चीज़ें कंसीडर की जाती हैं वो हमें ये सेक्शन बताता है। ठीक है, तो सेक्शन 48A में हमने क्या क्या देखा। पहला हमने देखा जनरल असेसमेंट फॉर एग्रीकल्चर लैंड, मतलब कि अगर एग्रीकल्चर लैंड की असेसमेंट देखनी है तो वो यूजली किस पे बेस्ड होती है, एवरेज मनी वैल्यू पर। ठीक है, और नॉन एग्रीकल्चर लैंड मतलब कि जो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं होती, किसी और पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, वो किस पर बेस्ड होती है, एवरेज नेट लेटिंग वैल्यू पर। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 48B। 48B बात करता है लिमिट ऑफ असेसमेंट की। अगर लैंड रिवेन्यू को एक फिक्स्ड एनुअल अमाउंट के तौर पर असेस किया गया है तो हर साल चार्ज किए गए टोटल अमाउंट का एक लिमिट है। ठीक है, जैसे ये अमाउंट टोटल नेट एसेट्स का सिर्फ 1/4 मतलब कि 25% से ज़्यादा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर लैंड का नेट एसेट की वैल्यू 1 लाख है तो मैक्सिमम लैंड रिवेन्यू जो हर साल चार्ज किया जाएगा वो 25,000 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, और अगर हम नॉन एग्रीकल्चर लैंड के लिए देखें तो जो लैंड खेती के अलावा दूसरे कामों के लिए यूज़ हो रही है उसका रिवेन्यू लिमिट लैंड यूजेज पर डिपेंड करता है, ये अलग है। जैसे पहला रेंट वैल्यू की अगर हम बात करें तो लैंड रिवेन्यू को अगर रेंट वैल्यू के बेसिस पर असेस किया गया हो तो ये एस्टिमेटेड एवरेज नेट लेटिंग वैल्यू, मतलब कि उस एरिया में सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एवरेज रेंट वैल्यू का 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड, अगर हम मार्केट वैल्यू की बात करें तो
अगर लैंड रेवेन्यू मार्केट वैल्यू पर बेस्ड है तो ये लैंड के एवरेज मार्केट वैल्यू का सिर्फ 2 से 4% के बीच में होना चाहिए। अगर लैंड जो है वेकेंट है, लैंड जो है वो खाली है और यूज़ नहीं हो रही है, तो इसके रिवेन्यू का चार्ज एवरेज मार्केट वैल्यू का 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और ये सेक्शन ये भी बताता है कि जो असेसमेंट्स ऑलरेडी पंजाब लैंड रिवेन्यू अमेंडमेंट एक्ट 1928 के पहले इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं, उन पे ये नई लिमिट्स का असर नहीं पड़ेगा। मतलब उन केसेस में पुराने रूल्स ही अप्लाई होंगे। सिंपली हम इस सेक्शन को देखें तो इस सेक्शन में बताया गया है कि जो गवर्नमेंट है वो एक कैप सेट करती है कि हर साल मैक्सिमम कितना लैंड रिवेन्यू चार्ज हो सकता है। एग्रीकल्चरल लैंड के लिए लिमिट नेट एसेट्स का 25% है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। नॉन एग्रीकल्चरल लैंड के लिए लिमिट अलग अलग है, मतलब कि रेंट या मार्केट वैल्यू पर रेंट वैल्यू के 25% तक है, मार्केट वैल्यू का 2 से 4% और वेकेंट लैंड के लिए 1% तक है इसकी लिमिट। ठीक है। और जो पुराने असेसमेंट्स हैं वो इन नई लिमिट से अफेक्ट नहीं होते। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है 49। इस सेक्शन में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ असेसमेंट की। असेसमेंट की टाइप्स क्या हैं? तो लैंड रिवेन्यू का जो असेसमेंट है वो 2 तरह से हो सकता है। पहला जनरल असेसमेंट एंड दूसरा स्पेशल असेसमेंट। जनरल असेसमेंट मीन्स बड़े एरिया या रीजन पर अप्लाई होता है। इसमें एक स्टैंडर्ड रेट लगाया जाता है। जनरल असेसमेंट जो है वो बड़े एरिया या रीजन के लिए होता है। ठीक है। और इसमें एक स्टैंडर्ड रेट लगाया जाता है। स्पेशल असेसमेंट एक किसी स्पेसिफिक लैंड के लिए होता है, यूजुअली जब वो लैंड किसी यूनिक पर्पस के लिए यूज हो रही हो, जैसे नॉन एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है। सेक्शन 49 के सब सेक्शन 2 में देखें तो वो बात करता है रीअसेसमेंट की अप्रूवल की, मतलब कि जनरल रीअसेसमेंट की अप्रूवल की। सबसे पहले तो रीअसेसमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है पुराने असेसमेंट को वापस से चेक करना और उसको अपडेट करना। क्या मतलब है रीअसेसमेंट का? मतलब कि पुराने असेसमेंट्स को वापस से चेक करना और उसको अपडेट करना। ठीक है। तो किसी भी जनरल रीअसेसमेंट को स्टार्ट करने से पहले कुछ अप्रूवल्स चाहिए होती हैं, और वो अप्रूवल क्या है? पहला, स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेना ज़रूरी है। दूसरा, इसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है जो अप्रूवल को ऑफिशियली बनाता है और पब्लिक या रेलिवेंट अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करता है। ठीक है। नेक्स्ट, सबसेक्शन 3 सेज दैट जब स्टेट गवर्नमेंट रीअसेसमेंट की अप्रूवल देती है तो वो कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस भी दे सकती हैं कि असेसमेंट कैसे करना है। ये इंस्ट्रक्शंस एक्ट के रूल्स और प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। ठीक है। तो इस सेक्शन में जो मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं वो क्या हैं? सबसे पहला, लैंड रिवेन्यू असेसमेंट 2 तरह से होती है। जनरल मतलब कि बड़े एरिया के लिए, और दूसरी स्पेशल स्पेसिफिक केसेस के लिए। ठीक है। और जनरल रीअसेसमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल और पब्लिक नोटिफिकेशन ज़रूरी है। स्टेट गवर्नमेंट रीअसेसमेंट के लिए कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस भी दे सकती है जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है। तो सिंपल था ये भी सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 50, मोड ऑफ डिटरमाइनिंग असेसमेंट। अ जनरल असेसमेंट शैल बी मेड बाय अ रिवेन्यू ऑफिसर। मतलब जो लैंड रिवेन्यू का जनरल असेसमेंट होगा वो रिवेन्यू ऑफिसर ही करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, सबसेक्शन 2, बिफोर मेकिंग सच असेसमेंट द रिवेन्यू ऑफिसर शैल रिपोर्ट थ्रू द फाइनेंशियल कमिश्नर फॉर द सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हिज प्रपोजल विद रिगार्ड देयरटू। मतलब असेसमेंट फाइनलाइज करने से पहले रिवेन्यू ऑफिसर को कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं जो प्रपोज्ड असेसमेंट, मतलब कि जो अमाउंट चार्ज करना चाहते हैं उसकी डिटेल्स को एक्सप्लेन करते हैं उस रिपोर्ट में। ठीक है। और ये रिपोर्ट फाइनेंशियल कमिश्नर के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजनी होती है।
ताकि वो उस असेसमेंट की अप्रूवल दे सकें। तो इस सेक्शन में हमने देखा है कि जो जनरल असेसमेंट होगी वो रिवेन्यू ऑफिसर करेंगे, ठीक है, और रिवेन्यू ऑफिसर ही एक रिपोर्ट बनाएंगे और उसको अप्रूवल के लिए भेजेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 51, अनाउंसमेंट ऑफ असेसमेंट। जब स्टेट गवर्नमेंट रिवेन्यू ऑफिसर के प्रपोजल्स जो सेक्शन 50 के अंडर सबमिट किए गए हैं को रिव्यू कर लेती हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट अपना फाइनल डिसीजन देती हैं। जब ये डिसीजन मिल जाता है तो रिवेन्यू ऑफिसर हर स्टेट के लिए असेसमेंट डिसाइड करते हैं और उसका अनाउंसमेंट पब्लिक में करते हैं। ये अनाउंसमेंट किस तरीके से किया जाएगा ये स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से डिसाइड होता है, ठीक है। देखिए, जब स्टेट गवर्नमेंट रिपोर्ट को प्रपोजल को रिव्यू कर लेती हैं और अपना डिसीजन दे देती हैं तो रिवेन्यू ऑफिसर उस असेसमेंट को डिसाइड करके उसका अनाउंसमेंट पब्लिक में करते हैं। और ये अनाउंसमेंट जो है वो किस मेथड से होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से ही डिसाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सबसेक्शन 2, इट सेज दैट अनाउंसमेंट के टाइम पर रिवेन्यू ऑफिसर ये भी डिक्लेयर करते हैं कि नई असेसमेंट किस डेट से शुरू होगी, उस दिन से नया असेसमेंट एप्लीकेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट सबसेक्शन 3 प्रोवाइड्स दैट लिमिट ऑन इंक्रीज इन लैंड रेवेन्यू। मतलब कल्टीवेटेड लैंड जो ज़मीन खेती के लिए यूज़ हो रही है उस पर लैंड रेवेन्यू का एवरेज रेट पिछले असेसमेंट के कंपैरिजन में 1/4 25% से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, ठीक है। अगर किसी इंडिविजुअल स्टेट के लिए देखें तो उस स्टेट के असेसमेंट रेट में इंक्रीज पिछले असेसमेंट रेट के 2/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब कल्टीवेटेड लैंड पर लैंड रेवेन्यू का एवरेज रेट पिछले असेसमेंट के कंपैरिजन में 1/4 मतलब 25% से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। और अगर किसी इंडिविजुअल स्टेट के लिए देखें तो असेसमेंट रेट में इंक्रीज पिछले असेसमेंट रेट के 2/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट सबसेक्शन 4 सेज दैट कि जो लिमिट सबसेक्शन 3 में बताई गई हैं वो कुछ केसेस में अप्लाई नहीं होती। कौन कौन से केसेस में नहीं होती, लेट्स सी। तो फर्स्ट क्या है, लैंड जो पहले असेस नहीं हुई थी। सेकंड, जिस लैंड पर लास्ट असेसमेंट के बाद कैनल इरिगेशन शुरू हुई थी। जो ज़मीन सेक्शन 59 के स्पेशल रूल्स के अंडर असेस की गई हो। अर्बन असेसमेंट सर्कल्स के अंडर जो लैंड आती है। अर्बन असेसमेंट सर्कल्स में वो एरियाज शामिल हैं जो एक म्यूनिसिपैलिटी के बाउंड्रीज में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा एप्लीकेशन फॉर रिकंसीडरेशन ऑफ असेसमेंट। ये सेक्शन कहता है कि कोई भी लैंड ओनर असेसमेंट अनाउंस होने के 30 दिन के अंदर रिवेन्यू ऑफिसर को पिटीशन फाइल कर सकता है। इस पिटीशन में लैंड ओनर ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि असेसमेंट अमाउंट का रिव्यू किया जाए, असेसमेंट किस तरीके से बनाया गया है उसका रिव्यू हो, असेसमेंट के साथ अटैच्ड कंडीशंस को दोबारा देखा जाए, ठीक है। और अगर लैंड रेवेन्यू किसी और को असाइन किया गया है, जैसे कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन, तो वो असाइनी भी 30 दिन के अंदर सिमिलर पिटीशन फाइल कर सकता है, ठीक है। सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग रेवेन्यू ऑफिसर को पिटीशन रिव्यू करना पड़ता है और अपना डिसीजन देना होता है। ये डिसीजन में रीजंस दिए जाते हैं कि रिकंसीडरेशन रिक्वेस्ट को क्यों एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया गया है, ठीक है। इस सेक्शन में सिंपली यही बताया गया है कि लैंड ओनर्स और असाइनीज के पास राइट है कि वो असेसमेंट के अगेंस्ट चैलेंज कर सकते हैं अनाउंस होने के 30 दिन के अंदर। रेवेन्यू ऑफिसर रिक्वेस्ट को रिव्यू करते हैं और अपना डिसीजन रीजन के साथ देते हैं कि रिक्वेस्ट को क्यों एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 53 कंफर्मेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ असेसमेंट। कोई भी लैंड रेवेन्यू असेसमेंट जो सेक्शन 49 के अंडर सैंक्शन किया गया है
तब तक फाइनल नहीं माना जाएगा जब तक स्टेट गवर्नमेंट उसे कंफर्म नहीं करती। मतलब असेसमेंट अनाउंस होने के बाद भी उसका फाइनल अप्रूवल होना ज़रूरी है ताकि वो बाइंडिंग बन सके। ठीक है, तो कंफर्मेशन होने से पहले कमिश्नर या फाइनेंशियल कमिश्नर किसी भी स्टेट के असेसमेंट में चेंजेस या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर ज़रूरत हो तो फर्दर रिव्यू या नए इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर एडजस्टमेंट्स भी किए जा सकते हैं। ठीक है, और अगर कमिश्नर या फाइनेंशियल कमिश्नर असेसमेंट अमाउंट को बढ़ाने का प्रपोजल देते हैं, मतलब कि इन्हेंसमेंट का, तो लैंड ओनर को नोटिस दिया जाता है जो प्रपोज्ड चेंजेस के बारे में इन्फॉर्म करता है। ठीक है, और ये नोटिस पब्लिक अनाउंसमेंट के थ्रू दिया जाता है, जैसे कि सेक्शन 22 में बताया गया है। तो लैंड ओनर अपनी ऑब्जेक्शंस एक पिटीशन में रिवेन्यू ऑफिसर के पास सबमिट कर सकता है। रिवेन्यू ऑफिसर ऑब्जेक्शन का इन्वेस्टिगेशन करता है और पिटीशन और रिपोर्ट को कमिश्नर या फाइनेंशियल कमिश्नर के पास भेजता है। उसके बाद कमिश्नर या फाइनेंशियल कमिश्नर ऑब्जेक्शंस को कंसीडर करते हैं और अगर लैंड ओनर ने रिक्वेस्ट किया हो तो उनका पोजीशन सुनने के बाद फाइनल डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो इस सेक्शन में मेन बातें जो हमने पढ़ी हैं वो क्या हैं कि जो असेसमेंट्स को बाइंडिंग बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का फाइनल कंफर्मेशन चाहिए। ठीक है, कंफर्मेशन से पहले कमिश्नर या फाइनेंशियल कमिश्नर असेसमेंट में चेंजेस कर सकते हैं। अगर असेसमेंट में कुछ बढ़ाने का प्रपोजल है तो लैंड ओनर को ऑब्जेक्शन का मौका दिया जाता है और उनका केस रिव्यू किया जाता है, और कमिश्नर और फाइनेंशियल कमिश्नर ऑब्जेक्शंस को कंसीडर करते हैं और उसके बाद ही अपने डिसीजन को फाइनल करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 53। नेक्स्ट है सेक्शन 54। सेक्शन 54 बात करता है कि अगर किसी असेसमेंट का फिक्स्ड पीरियड ख़त्म हो जाए तो भी ये असेसमेंट तब तक फोर्स में रहेगा जब तक नई असेसमेंट का इफ़ेक्ट नहीं होता। मतलब अगर पहले से जो असेसमेंट चल रहा है उसका टाइम पीरियड एंड हो गया है तो भी वो वैलिड रहेगा और लागू रहेगा जब तक नए असेसमेंट का इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 55। सेक्शन 55 बात करता है रिफ्यूजल टू बी लायबल फॉर असेसमेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस देयरऑफ। सेक्शन 55 सब सेक्शन 1 बात करता है कि कोई भी लैंड ओनर अपना असेसमेंट जो है वो मना कर सकते हैं। ठीक है, और ये रिफ्यूज़ल उन्हें रिवेन्यू ऑफिसर को असेसमेंट अनाउंस होने के 90 दिन के अंदर नोटिफाई करना होगा। कितने दिनों में नोटिफाई करना होगा उनको रिवेन्यू ऑफिसर को? 90 दिन के अंदर। ठीक है, सब सेक्शन 2 बात करता है कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर रिफ्यूज़ल होता है। तो अगर रिफ्यूज़ल का नोटिस दिया जाता है तो कलेक्टर स्टेट का पोजीशन ले सकता है। क्या कर सकते हैं? कलेक्टर स्टेट का पोजीशन ले सकते हैं। फिर उस स्टेट को कौन मैनेज करेगी? गवर्नमेंट मैनेज करेगी, जैसे वो स्टेट एरियर्स के केस में हैंडल करती हैं। एरियर्स मतलब कि अनपेड लैंड रेवेन्यू के केसेस में जैसे वो हैंडल करती हैं वैसे ही। नेक्स्ट है सबसेक्शन 3। ये कहता है कि जब तक स्टेट सरकार के कंट्रोल में रहेगा लैंड ओनर्स को गवर्नमेंट की तरफ से एक अलाउंस मिलेगा। ये अलाउंस स्टेट से गवर्नमेंट को होने वाले नेट इनकम का 5% से 10% के बीच हो सकता है। एग्जैक्ट परसेंटेज फाइनेंशियल कमिश्नर डिसाइड करते हैं। इस सेक्शन में क्या देखा है हमने कि लैंड ओनर्स असेसमेंट को 90 दिन के अंदर मना कर सकते हैं। अगर वो रिफ्यूज़ करते हैं तो गवर्नमेंट स्टेट का पोजीशन ले लेती है, पर लैंड ओनर्स को स्टेट के नेट इनकम का 5 से 10% अलाउंस मिलता रहेगा। ठीक है, और जो एग्जैक्ट परसेंटेज होगी वो फाइनेंशियल कमिश्नर डिसाइड करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 56। सेक्शन 56 बात करता है फिक्स्ड असेसमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की, रिवाइजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन की और वेरिएबल असेसमेंट बेस्ड ऑन रिजल्ट पर। ठीक है, अब देखें सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग अगर स्टेट के असेसमेंट को एक फिक्स्ड पीरियड के लिए डिसाइड किया गया है, जैसे सेक्शन 51 में अनाउंस किया गया है,
तो रिवेन्यू ऑफिसर पूरे असेसमेंट अमाउंट को स्टेट के हर इंडिविजुअल होल्डिंग में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिवेन्यू ऑफिसर क्या करेंगे, स्टेट के हर इंडिविजुअल होल्डिंग में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू होने से पहले कंप्लीट और रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। सबसेक्शन 2 बात करता है रिवाइजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन की, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन को दोबारा देखना। अगर कोई ज़रूरी वजह हो तो कलेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड को रिवाइज कर सकते हैं। कोई भी अगर बदलाव हैं, कोई चेंजेस हैं, तो वो स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म करने के लिए पब्लिश किए जाएंगे। ठीक है। सबसेक्शन 3 बात करता है वेरिएबल असेसमेंट बेस्ड ऑन रिजल्ट, मतलब कि अगर असेसमेंट फिक्स्ड नहीं है और हर साल या हार्वेस्ट के रिजल्ट पर डिपेंड करता है, तो रिवेन्यू ऑफिसर हर साल या हार्वेस्ट के हिसाब से हर होल्डिंग का अमाउंट कैलकुलेट और पब्लिश करेंगे। ये रिकॉर्ड लैंड रिवेन्यू की पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू होने से कम 1 महीना पहले पब्लिश करना ज़रूरी है। ठीक है। तो बेसिकली ये सेक्शन हमें क्या बता रहा है कि जो फिक्स्ड असेसमेंट्स को स्टेट के अलग अलग होल्डिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और पहली पेमेंट ड्यू होने से पहले रिकॉर्ड किया जाता है। कलेक्टर ज़रूरत पड़ने पर डिस्ट्रीब्यूशन को रिवाइज कर सकते हैं। वेरिएबल असेसमेंट्स जो हर साल हार्वेस्ट के रिजल्ट्स पर डिपेंड करती हैं, उसको हर साल या हार्वेस्ट के हिसाब से कैलकुलेट और पब्लिश किया जाता है। ठीक है। इस सेक्शन में बस हमें इतना ही बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 57। 57 बात करता है एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट, मतलब कि अगर किसी पर्सन को लैंड रिवेन्यू असेसमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन पसंद नहीं आया है तो वो उसमें चेंजेस की रिक्वेस्ट कर सकता है। मतलब सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग जो भी पर्सन अफेक्टेड है वो उसमें चेंजेस की रिक्वेस्ट कर सकता है और ये जो राइट है वो अप्लाई होता है सबसे पहले तो इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स पर, चाहे वो फिक्स्ड हो या वेरिएबल असेसमेंट हो। ठीक है। या किसी भी रिवाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स पर। किस किस पे ये राइट अप्लाई होता है, इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स पर और किसी भी रिवाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड पर। और इस पर्सन को अपनी पिटीशन 30 दिन के अंदर रिवेन्यू ऑफिसर के पास सबमिट करनी होगी जब डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड पब्लिश हो जाता है। ठीक है। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड पब्लिश हो जाएगा उसी के 30 दिन के अंदर अंदर इसको पिटीशन क्या है जो फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट सब सेक्शन 2 हमें बताता है कि रिवेन्यू ऑफिसर पिटीशन को रिव्यू करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि रिक्वेस्टेड अमेंडमेंट ग्रांट करना है या रिफ्यूज़ करना है। ऑफिसर अपने डिसीजंस के रीज़न भी बताएंगे, जैसे हमने ऊपर भी देखा था कि जो रिवेन्यू ऑफिसर हैं वो अगर कोई डिसीजन देंगे तो उसका साथ में रीज़न भी देंगे कि क्यों ग्रांट कर रहे हैं या क्यों रिफ्यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली इस सेक्शन में हमने यही देखा है कि कोई भी पर्सन है जिसको लैंड असेसमेंट डिस्ट्रीब्यूशन से सेटिस्फेक्शन नहीं है तो उनके पास 30 दिन का समय है रिव्यू के लिए अप्लाई करने का। ठीक है। रिवेन्यू ऑफिसर रिक्वेस्ट को इवैल्यूएट करेंगे और रीज़न के साथ अपना डिसीजन देंगे। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 58। सेक्शन 58 बात करता है अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स अंडर सेक्शंस 52 एंड 57। तो सेक्शन 58 के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन को कोई ऑर्डर से सेटिस्फेक्शन नहीं है जो सेक्शन 52 एंड सेक्शन 57 के अंडर दिए गए हैं तो वो अपील फाइल कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन को सेटिस्फेक्शन नहीं है विद द ऑर्डर अंडर सेक्शन 52 एंड 57 तो वो अपील कर सकते हैं। ठीक है। तो अपील का प्रोसेस क्या होगा, तो पहली अपील कमिश्नर के पास जाती है और अगर वो पर्सन कमिश्नर के डिसीजन से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो दूसरी अपील फाइनेंशियल कमिश्नर के पास कर सकते हैं। तो बेसिकली दिस सेक्शन सेज दैट कोई पर्सन असेसमेंट या उसके डिस्ट्रीब्यूशन के डिसीजन के खिलाफ अपील कर सकता है। ठीक है। अपील प्रोसेस में पहले कमिश्नर के पास अपील होती है और फिर फाइनेंशियल कमिश्नर के पास फाइनल रिव्यू के लिए जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 59। सेक्शन 59 बात करता है स्पेशल असेसमेंट्स की। सेक्शन 59 कहता है कि कुछ स्पेशल सिचुएशंस में अलग तरीके से लैंड रेवेन्यू असेस किया जाता है।
मतलब कि नॉर्मल असेसमेंट से हटकर ये स्पेशल असेसमेंट तब लगाए जाते हैं जब कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं। अब कब स्पेशल असेसमेंट लगता है, वो कौन सी कंडीशंस होती हैं? पहला, जब गवर्नमेंट ज़मीन वापस ले ले, मतलब कि जब गवर्नमेंट पहले दी हुई या एग्जेम्प्ट की हुई लैंड रेवेन्यू वापस लेता है। ठीक है। सेकंड, गवर्नमेंट ज़मीन का सेल, लीज या ग्रांट, गवर्नमेंट लैंड का सेल होना, लीज या ग्रांट, जब सरकारी ज़मीन बेची या लीज पे दी या किसी को गिफ्ट की गई हो। ठीक है। थर्ड, रिफ्यूज़ल या असेसमेंट रद्द हो जाए, जब किसी ज़मींदार ने लैंड रेवेन्यू एक्सेप्ट करने से मना किया हो। ठीक है। फोर्थ, नेचुरल चेंजेस, जब पानी या मिट्टी की वजह से ज़मीन में बदलाव आते हैं। ठीक है। फिफ्थ वन इज़ पहले से इंक्लूड ना किया गया, जब कुछ प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू पहले नहीं रखा गया हो। ठीक है। उसके बाद लैंड का यूज़ बदल गया हो, जब लैंड का यूज़ एग्रीकल्चर की बजाय फैक्ट्री, शॉप या किसी और चीज़ के लिए किया जाए। ठीक है। अब कुछ केसेस में एग्जम्पशन है, जैसे गार्डन, खेती के लिए घर या छोटी इंडस्ट्रीज़, पब्लिक, चैरिटेबल या धार्मिक काम के लिए ज़मीन, रेजिडेंशियल हाउसेस जिनका रेंट 300 से कम हो, तो इन सब के लिए क्या है, एग्जम्पशन है। ठीक है। तो स्पेशल असेसमेंट्स फाइनेंशियल कमिश्नर की अप्रूवल से होती हैं और रूल्स को फॉलो करते हैं जो उनके स्पेशल केसेस के हिसाब से एडजस्ट होते हैं। ठीक है। तो स्पेशल असेसमेंट्स किसी स्पेशल कंडीशन, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में लगते हैं जब लैंड का यूज़ बदल जाए। ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 60। नाउ सेक्शन 60, पावर टू मेक रूल्स। सेक्शन 60 के अकॉर्डिंग, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो लैंड रेवेन्यू असेसमेंट के लिए रूल्स बना सकती है, लेकिन ये रूल्स सेक्शन 60A की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होने चाहिए, जो कुछ लिमिटेशंस या गाइडलाइंस इम्पोज करते हैं। ठीक है। तो किस एरिया में रूल्स बनाए जा सकते हैं बाय स्टेट गवर्नमेंट, देखते हैं। पहला, नेट एसेट्स की मनी वैल्यू का एस्टिमेशन, मतलब कि रूल्स बनाए जाएंगे जिससे स्टेट या ग्रुप ऑफ स्टेट्स की नेट एसेट्स की वैल्यू का एस्टिमेशन हो सके। यही एस्टिमेशन लैंड रेवेन्यू डिसाइड करने का बेस बनता है। ठीक है। नेक्स्ट है लैंड रेवेन्यू असेसमेंट का मेथड। ये रूल्स डिफाइन करेंगे कि लैंड रेवेन्यू का असेसमेंट कैसे किया जाएगा, ताकि अलग अलग स्टेट्स या लैंड्स का असेसमेंट एक स्टैंडर्डाइज तरीके से हो। ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट्स के लिए एग्जेम्पशन। ये रूल्स बताएंगे कि कौन से इम्प्रूवमेंट्स, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर या एग्रीकल्चरल इम्प्रूवमेंट्स पर असेसमेंट में क्या एग्जेम्पशन मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट इज असेसमेंट को अनाउंस करने का तरीका। रूल्स ये स्पेसिफाई करेंगे कि असेसमेंट को लैंड ओनर्स को कैसे अनाउंस किया जाए ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। ठीक है। नेक्स्ट है रेट ऑफ इंसिडेंस का कैलकुलेशन। ये रूल्स डिफाइन करेंगे कि लैंड रेवेन्यू का बर्डन कैलकुलेट कैसे किया जाए, जो सेक्शन 51 के सबसेक्शन 3 में दिए गए हैं। ठीक है। तो अगर हम इस सेक्शन को कंक्लूड करें तो ये बनता है कि स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो लैंड रेवेन्यू असेसमेंट और मैनेजमेंट के लिए रूल्स बनाए। ये रूल कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करती हैं, जैसे लैंड की वैल्यू कैसे एस्टिमेट करनी है, असेसमेंट कैसे करनी है, एग्जेम्पशन कब लगती है, एग्जेम्पशन कब मिलनी है, असेसमेंट अनाउंस कैसे करना है, और लैंड ओनर्स पर टैक्स का बर्डन कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 60A, प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन मेकिंग रूल्स। बेसिकली सेक्शन 60A का पर्पस है कि स्टेट गवर्नमेंट को लैंड रेवेन्यू असेसमेंट के लिए जो रूल्स बनाने हैं सेक्शन 60 के अंडर, उसके लिए एक प्रॉपर मेथड फॉलो किया जाए जिससे ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक पार्टिसिपेशन और लेजिस्लेटिव ओवरसाइट क्या हो, इंश्योर हो। ठीक है। तो इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। सबसे पहला, स्टेट गवर्नमेंट को रूल्स बनाते वक्त पंजाब जनरल क्लॉजेस एक्ट 1898 के सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग प्रोसेस फॉलो करना होता है। ये सेक्शन रूल्स बनाने और नोटिफाई करने के मेथड को डिफाइन करता है। ठीक है। सेकंड है
स्टेट गवर्नमेंट को प्रपोज किए गए रूल्स का एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के ज़रिए पब्लिश करना होता है और ये ड्राफ्ट पब्लिक और उन स्टेक होल्डर्स के लिए अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है। थर्ड इज ड्राफ्ट रूल को पब्लिश करने के बाद उन्हें पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली की मीटिंग से कम 30 दिन पहले पब्लिश करना होता है। ठीक है। फोर्थ इज कि स्टेट गवर्नमेंट को रूल्स फाइनलाइज करने में तब तक रुकना पड़ता है जब तक पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली की अगली मीटिंग नहीं हो जाती, जो ड्राफ्ट के पब्लिकेशन के बाद होती है। ठीक है। इससे असेंबली के मेंबर्स को प्रपोज किए गए रूल्स पर चर्चा करने या उनमें कुछ बदलाव सजेस्ट करने का मौका मिलता है। ठीक है। तो ये सेक्शन थोड़ा सिंपल है, मैंने पॉइंटर्स में आपको बताया है इसको। अगर आप सिंपल भी लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो, अगर पॉइंट्स में आपको बेटर लर्न हो रहा है तो अच्छे से याद हो रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है। बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि सेक्शन 60A इंश्योर करता है कि सेक्शन 60 के जो रूल्स हैं उन्हें बनाने के प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और पार्टिसिपेशन हो। ड्राफ्ट रूल्स को पब्लिश किया जाता है ताकि पब्लिक और असेंबली के मेंबर्स को कम से कम 30 दिन पहले रिव्यू और डिस्कस करने का टाइम मिल सके और कोई अगर इम्पॉर्टेंट चेंजेस प्रपोज कर सकें उसके बाद ही रूल्स फाइनलाइज होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 60B, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ पुराने रूल्स और इंस्ट्रक्शंस। ये सेक्शन कहता है कि अगर नए रूल्स बनाए जा रहे हैं अंडर सेक्शन 60A तो जब तक नए रूल्स पूरी तरह से लागू नहीं हो जाते, इम्प्लीमेंट नहीं हो जाते, तब तक पुराने रूल्स और इंस्ट्रक्शंस का यूज़ कंटिन्यू किया जा सकता है। ठीक है। तो इसमें हमने क्या याद रखना है कि ये सेक्शन पुराने रूल्स और एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करने की परमिशन देता है जब तक नए रूल्स पब्लिश नहीं हो जाते। ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 60C। सेक्शन 60C बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट और फाइनेंशियल कमिश्नर स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं रिवेन्यू ऑफिसर को गाइड करने के लिए। ठीक है। बट ये इंस्ट्रक्शंस पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट और इसके रूल्स के प्रोविजंस के साथ कंसिस्टेंट होने चाहिए। ठीक है। और ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं लैंड रेवेन्यू के चैप्टर से रिलेटेड सभी मैटर्स कवर कर सकती हैं जिससे कि इम्प्लीमेंटेशन में यूनिफॉर्मिटी और क्लैरिटी रहे। ठीक है। तो सेक्शन 60 भी इंश्योर करता है कि नए रूल्स के इम्प्लीमेंट होने तक पुराने रूल्स और इंस्ट्रक्शंस ऑनगोइंग असेसमेंट ऑपरेशंस को गवर्न करते रहेंगे। सेक्शन 60C एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस देने का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ताकि रिवेन्यू ऑफिसर को सही गाइडेंस मिले और वो एक्ट और रूल्स के अकॉर्डिंग काम कर सकें। ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारे सारे सेक्शंस हमने कवर कर लिए हैं सेक्शन 48 से लेके सेक्शन 60C तक। अगर इन सेक्शंस में आपको कोई भी डाउट हो इफ़ एनी तो आप मुझे DM कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। एंड यस, मैंने आप सबसे एक बात डिस्कस करनी थी कि जैसे आज मैंने बेयर एक्ट रेड करके यहाँ पर आपको नहीं समझाया, डायरेक्टली प्रोविजंस को मैंने पढ़ा दिया, आपको समझा दिया, है ना। तो मेरे को लगता है कि अगर मैं बेयर एक्ट प्रोविजंस को रेड करके उसके बाद आपको समझाऊँ एंड ऑल, तो मेरे को लगता है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है एंड आप सबके लिए भी डिफ़िकल्ट होगा इतनी लॉन्ग वीडियो देखना और मेरे लिए भी उसको बनाना, राइट। फिर भी आप मुझे कमेंट्स में बता देना कि कौन सा मेथड ज़्यादा बेटर है, बेयर एक्ट की प्रोविजंस को रीड करके यहाँ पर आपको समझाना या फिर डायरेक्टली जैसे आज की वीडियो थी। ठीक है। आप सब अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ें। ओके, विशिंग यू अ गुड लक, बाय बाय।